कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉयज़ यूनियन की 29वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आज लखनऊ के रविंद्रालय में प्रारंभ की गई। यह 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है जिसमें कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉयज़ यूनियन अपने सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक जगह पर एकत्र होती है। कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉयज़ यूनियन AIBEA का एक सहयोगी घटक है जो बैंकों के तथा बैंकों से जुड़े कर्मचारियों की सभी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। यह एक त्रिवार्षिक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो हर 3 वर्ष पर कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा आयोजित की जाती है। ये भारतवर्ष से जितने कैनरा बैंक के अंदर हमारे जो सदस्य हैं वो कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉयज़ यूनियन के बैनर के तहत जो है यहाँ आए हुए हैं दूर दराज के देश के कोने कोने से। और ये हमारा त्रिवार्षिक सम्मेलन जो है वो हमारा हो रहा है 29वां। इसके अंदर एक तरफ जहाँ हम बैंक से संबंधित उनके द्वारा जो समस्याएं वो अपने कार्यकाल के दौरान जिनका वो सामना करते हैं उनके ऊपर चर्चा होगी, और जो समझौते बैंक के अंदर हैं उसमें जो हमें और उनके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए उसको लेकर के, और जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स है उसमें जो है क्या क्या और उसके अंदर जो है ऐड होना चाहिए, इस तरह के इश्यूज जो भी हैं वो उनके अंदर डिस्कशन किया जाएगा। दूसरी तरफ जो बैंकिंग उद्योग से संबंधित हमारे बहुत से मसले हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जो है बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, जिस तरीके से बैंकों के अंदर बढ़ती हुई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जिस तरीके से जो है वो हर बार बैड डेप्ट के जरिए या जो है राइट ऑफ के जरिए जो है वो लाखों रुपया जो है, करोड़ों रुपया जो है वो बट्टे खाते में चला जाता है, और जो लाभ कमा करके बैंक कर्मचारी और अधिकारी बैंकों के लिए अर्जित करते हैं, तो जितना लाभ अर्जित करते हैं उसमें बहुत सा पैसा जो है वो ये बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने की प्रोविजनिंग के अंदर चला जाता है। तो हम चाहते हैं सरकार कोई सख्त नियम कानून बनाए जिससे ये बैड डेब्ट्स पर जो है वो रोक लगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जो है वो कमी आए। हमें खुशी है इस कॉन्फ्रेंस में कि एक दिन पूर्व ही 8 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारियों का 12वां द्विपक्षीय समझौता हुआ है, और जिसके अंदर 17% की बढ़ोतरी जो है वो कर्मचारी अधिकारियों के लिए हुई है, और भी उनकी बहुत सी सेवा सर्ताओं के अंदर जो है वो बहुत सी इम्प्रूवमेंट जो है वो आई है, और बहुत सी चाहे लीव रूल्स हो, चाहे उनका जो है मेडिकल का हो, चाहे उनके जो है यात्रा भत्ता हो, या दूसरे और भी जो भी उनकी सर्विस कंडीशंस है उसके अंदर भी बहुत सी जो है वो एडिशंस और इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉयज़ यूनियन का 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज लखनऊ में आयोजित किया गया है। यह त्रिवार्षिक सम्मेलन है, हर 3 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। आज लखनऊ में 29वां त्रिवार्षिक सम्मेलन चल रहा है। बड़ी संख्या में कैनरा बैंक वर्कमैन्स आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं और अपनी समस्याओं तथा नए मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉयज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी SK संघानी साहब हैं, उनसे बात करते हैं और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के विषय में। सर, 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, किन किन मुद्दों पर आज चर्चा की जा रही है? देखिए, हमारा ये संगठन 1952 का बना हुआ संगठन है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और सिंडिकेट बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन के नाम से हम एक मान्यता प्राप्त संगठन थे, और AIBA के एफिलिएट हैं हम। मर्जर के बाद बैंक के हमने अपना नाम परिवर्तित किया और हम कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉयज़ यूनियन के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। हर 3 साल पे हमारे संगठन का एक त्रिवार्षिक सम्मेलन होता है, जिसमें हम उन 3 सालों के बीच में जो भी हमारी संगठनात्मक गतिविधियां हैं उन पे चर्चा करते हैं। हमको अगले आने वाले टर्म के लिए क्या टास्क डिसाइड करने उस पर चर्चा करते हैं। यही सब मुद्दे, और साथ में नई अगले 3 वर्ष के लिए जो टीम है ऑफिस बेरर की सेंट्रल कमेटी, उनका चयन किए जाते हैं। मुख्यतः इसका ये उद्देश्य होता है। लेकिन चूंकि इन हालात में जब हम लोग अभी सभा में बैठे हैं सम्मेलन में, तो हमारा कल ही द्विपक्षीय समझौता हुआ है, जिसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे थे। और भी कई ऐसे उद्योग स्तर पे डेवलपमेंट हुए हैं, या सरकारी नीतियों की वजह से हम लोगों के संग अच्छी भी जो भी परिस्थिति आई है उस पर भी इस संगठन में चर्चा होगी। निश्चित रूप से चुनाव का माहौल है, सरकार की नीतियों पे बैंकिंग उद्योग, फाइनेंशियल सेक्टर सीधा केंद्रित होता है, तो जो उससे फ़र्क पड़ते हैं या चर्चाएं होती हैं वो भी इस सम्मेलन में अगर डेलीगेट चाहेंगे तो करेंगे। लेकिन ऑफिशियल एजेंडा हमारा यही है कि हम अपने 3 साल की जो कार्यकृति
संगठन की थी उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे, वो उस पर डेलीगेट चर्चा करेंगे, अगले 3 साल के लिए हम अपनी कार्यसूची पे चर्चा करके तैयारी करेंगे और नई टीम का गठन करेंगे। सर अभी अभी एक नया 12वां द्विपक्षीय समझौता फाइनल किया गया है, कैसे देखते हैं इस समझौते को? क्या प्रमुख बातें हैं जो बैंकिंग उद्योग के पक्ष में जाएंगी? देखिए, 12वां द्विपक्षीय समझौता निश्चित रूप से, अगर आप वैसे ही, मैं किसी व्यक्तिगत राय को नहीं रखता हूं, मैं तो एक संगठनात्मक ओपिनियन की बात करूंगा। हमको 17% इसमें पे स्लिप में इंक्रीज मिली है, जो कि हमको पिछले किसी समझौते में नहीं मिली। 15%, 14.5% ऐसे, और निश्चित रूप से 17% की इंक्रीज है, प्लस डीए फार्मूला चेंज हुआ है। कई ऐसी चीजें हैं, चूंकि वो 73 पन्ने का बहुत बड़ा समझौता है, जिसमें हर विषय को टच किया गया है, चाहे वो लीव रूल्स हो, एलएफसी रूल्स हो, आपके डिप्यूटेशंस के रूल्स हो, जितनी भी कर्मचारी की सेवा शर्तें, प्लस उसमें कुछ ड्यूटीज में भी चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि अब वर्तमान डिजिटल के युग में निश्चित रूप से कई चीजें ऐसी हैं जो आप देख रहे होंगे समाज से भी ऑब्सोलेट हो गई, गायब हो गई। उदाहरण के तौर पे पीसीओ जब थे तो लगता था बिना पीसीओ के जीवन नहीं चल सकता, लेकिन गायब हो गए, दिखते नहीं। तो बदले हुए परिप्रेक्ष्य में अब बैंकिंग भी पूरी तरह डिजिटल हो रही है, हो ही गई है। निश्चित रूप से उस डिजिटल वातावरण में हमको लिपिकीय संवर्ग के स्टाफ, अब लिपिक तो कोई रहा नहीं, लेकिन वर्कमैन कैडर जो है, उनकी यूटिलिटी अगर जो हमको बैंकिंग में अपनी बनाए रखनी है, तो निश्चित रूप से हमको उन्हीं कामों को अपने हाथ में लेना पड़ा होगा जो डिजिटल बैंकिंग में आते हैं। उस पर भी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, तो कमोबेश अच्छा समझौता हुआ है। ये कर्मचारियों का बहुत फायदा हुआ है। हम इसकी डिटेल ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहे हैं, प्रेस रिलीज भी हमारा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन इस पे जारी कर रहा है, और मुझे लगता है देश के अखबार, न्यूज़पेपर भी इस खबर को देंगे। पूर्व के सभी समझौतों को ध्यान में रखते हुए हमको 17% की जो इंक्रीज मिली है, ये सबसे अधिक इंक्रीज है, इसके पहले नहीं हुई, और बाकी भी इंप्रूवमेंट अच्छे हुए हैं। औसत रूप से देखा जाएगा तो अलग अलग किसी व्यक्तिगत कर्मचारी को किसी चीज़ की में कुछ हो तो मैं नहीं कह सकता, न मैं सोशल मीडिया के बारे में कुछ चर्चा, लेकिन समझौता अपने आप में ठीक है। अभी हम लोग उसको और भी पढ़ रहे हैं, कुछ होगा तो हम लोग, अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन, तो अपनी लीडरशिप से उसको सर्टिफिकेशन भी लेंगे। बट ये समझौता अच्छा हुआ है, और बिना किसी आंदोलन में, अदरवाइज हम लोग 5-5, 6-6 हड़तालें करके अपनी तनख्वाह कटानी पड़ती थी, बहुत सी चीज़ें इरिटेटिंग होती थी, उन सब के बिना नेगोशिएट करके ही ये समझौता तय किया गया। इसके लिए बैंक कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। सर एआईबीईए लगातार कर्मचारियों के हितों की मांगों को लेकर अपने आंदोलन को चला रहा है। कुछ समय पहले तक आप लोग आंदोलन को उस स्तर पर ले गए थे कि हड़ताल तक की बात हुई थी, लेकिन कुछ कारणोंवश उसको पोस्टपोन करना पड़ा। वर्तमान में क्या स्थिति है उन आंदोलनों को लेकर? कहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं और आगे की क्या रणनीति है एआईबीईए के द्वारा? देखिए, ये बिल्कुल कहना ठीक नहीं होगा कि एआईबीए सिर्फ कर्मचारियों के मुद्दों के लिए आंदोलन करता है। शुरू से, जब से 1946 से एआईबीए बना है, हमने उस आंदोलन को लड़ा जिससे आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है। अकेले एआईबीए ने कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो एआईबीए हमेशा ही अर्थव्यवस्था, देश का हित, नागरिकों का हित, बैंक कर्मचारियों का हित, इसको सामंजस्य बनाते हुए अपनी भूमिका निभाता है। इसीलिए हम कई समाज के और देश से संबंधित क्षेत्रों में भी अपनी दखल देते हैं, अपनी राय देते हैं। निश्चित रूप से हमारा जो पिछले आंदोलन हो रहे थे, उसमें मुख्य मुद्दे ये थे कि प्रबंधन ट्रेड यूनियन एक्ट के ही कहीं कहीं वायलेशन कर रहा था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ही वायलेशन कर रहा था, यानी जो छाते हमारे पास हैं या जो कवच हमारे पास हैं, उनको ही फाड़ा जा रहा था। सेटलमेंट्स का जो हम बैंक मैनेजमेंट से या इंडस्ट्री लेवल पे करते हैं, अगर उनका पालन नहीं किया जाएगा तो उसकी कोई महत्ता नहीं रही, तो उनका बल्कि वायलेशन किया जा रहा था। ऐसी चीज़ें जब अलग अलग बैंकों में देखी गई थी, प्लस हमारे बैंकों में इस समय स्टाफ की बहुत कमी महसूस की जा रही है, तो हम बैंक में भर्ती, ये एक हमारी भी मांग है और ये सामाजिक स्तर पे भी है कि इससे बेरोजगारी में भी कमी आएगी। बहुत से पद रिक्त हैं, हर वर्ग में हमारी मांग है कि एडुकेट रिक्रूटमेंट हर कैडर में किया जाए। हम आउटसोर्सिंग का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बैंक जैसे क्षेत्र में जहाँ पर बहुत सी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेनिंग होता है, लोगों का फाइनेंस मैनेज करते हैं हम लोग, वहाँ पर हमको परमानेंट एम्प्लॉय ही होने चाहिए। आउटसोर्सिंग में हम किसी को डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कल्चर ठीक नहीं है, तो हम आउटसोर्सिंग का विरोध कर रहे हैं। जब इन हाउस लोग काम कर सकते हैं, उनको अप्रोप्रिएट, आउटसोर्सिंग में लोगों को जो सैलरी मिलती है वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को प्रमोट करती है। आप स्वयं सोचिए, एक परमानेंट कर्मचारी बैठा हुआ काम कर रहा है, उसका कुछ और सैलरी पैकेज है, बगल में एक आउटसोर्स एम्प्लॉय बैठा हुआ काम कर रहा है, उसका कुछ अलग है, तो उनके बीच में सामंजस्य बनेगा ही नहीं, वो बल्कि एक दूसरे को, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग आउटसोर्सिंग का भी विरोध कर रहे हैं। हमारी बैंकिंग एक्सपेंशन की हमेशा डिमांड रही है कि अभी भी भारत में बैंकिंग के एक्सपेंशन की बहुत ज़रूरत है कई जगह पे, लेकिन ये जो अमलगमेशन हुए इसने हमको उल्टा नतीजा दिया। हमारी शाखाएं और बढ़ने के बजाय बंद हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो इन सब नीतियों पे भी एआईबीए अपना
ध्यान दिलाता रहा है। बैंक का ह्यूज एनपीए पे तो हमने दसियों साल तक बहुत लड़ाई लड़ी, लगभग हम 50 हड़तालें कर चुके हैं रिफॉर्म्स के खिलाफ, वो रिफॉर्म्स जो हमको हितकारी नहीं लगे। अब एनपीए का इतना बड़ा, आजकल पॉलिटिकल पार्टीज एनपीए की बात कर रही हैं, लेकिन हमारा संगठन तो आज से 15 साल से एनपीए की मीनास को शुरू से लेकर चल रहा है। हमने तो तब हमारे पूर्व महामंत्री तारकेश्वर जी ने एक लिस्ट तक जारी की थी डिफॉल्टर्स की, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोर्ट केसेस भी करने की कोशिश की गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक सच्ची ट्रेड यूनियन के नाते हम देश हित को, अर्थव्यवस्था के इंटरेस्ट को, बीइंग बैंकर जो हम लोगों का विजन है उसके हिसाब से हम अपनी बात को रखते हैं। और आप अगर देखेंगे तो पूर्व में एआईबीए की ज़्यादातर चीज़ें फोरसाइटेडनेस के नाते सही भी साबित हुई हैं। सर, एक आखिरी सवाल, वर्तमान में जैसे कि बैंकों का मर्जर किया जा रहा है और लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? हम तो इसको बिल्कुल उसी नज़र से देखते हैं कि अगर आपको पब्लिक सेक्टर को आप नहीं संभाल सकते तो इसका ये मतलब नहीं मैं अपने बच्चों को ना संभाल पाऊँ तो मैं किसी और को दे दूँ, ये ठीक नहीं लगता हमें। सरकार ने पब्लिक सेक्टर बनाए थे ताकि इस देश में सारी चीज़ें पूंजीपतियों के हाथ में ना हो, लेकिन अगर ये घड़ी घूम के फिर वापस वहीं जा रही है कि अब पूंजीपति ही करेंगे, तो पूंजीपतियों के बारे में हमारी कोई वैसी गलत राय नहीं, लेकिन जो अनुभव बताते हैं, अब हमारे एनपीए कोई देखे तो उसमें जो बड़ा एक शेयर है एनपीए का, वो उन लोगों का है जिनके 1 करोड़ से ऊपर से ज़्यादा के लोन है। अब 1 करोड़ या उससे ऊपर का लोन कोई आम आदमी, हमको आपको तो मिल भी नहीं रहा है। कहने का मतलब यह है कि एक वर्ग जिस पे ही हम सारी चीज़ें दे दें वो ठीक नहीं है। पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन होना चाहिए, लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए सब प्राइवेट होता जाएगा तो वो कतई ठीक नहीं है। और बैंकों का तो हम लोगों ने लड़ाई लड़के राष्ट्रीयकरण कराया है, तो बैंकों का निजीकरण तो न देश हित में है, न समाज हित में है, न अर्थव्यवस्था के हित में है। और ये कई बार प्रमाणित भी हो चुका है, 2008 के भी रजिस्ट्रेशन में हो चुका है, अभी भी सरकार को ये, लेकिन अब कुछ ऐसी नीतियां सरकार की हैं जिन पे वो कैपिटलिस्ट प्रेशर में कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो हो रही हैं जिसका हम विरोध कर रहे हैं, हमें वो ठीक नहीं लगती। धन्यवाद सर। धन्यवाद बहुत। तो हमारे साथ थे एसके संगतानी साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉयज़ यूनियन के। उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि 29वां त्रिवार्षिक सम्मेलन आज आयोजित किया गया है लखनऊ में। पूरे भारत से कैनरा बैंक के एम्प्लॉय आकर के अपनी समस्याओं तथा अपने मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रेसिडेंट तथा अन्य पदाधिकारी भी इस सम्मेलन में उपस्थित हैं। कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉयज़ यूनियन लगातार कैनरा बैंक के एम्प्लॉयज़ से संबंधित बातों को लेकर के अपनी चीज़ें सरकार तक पहुंचाती है और लगातार मध्यस्थता के बीच में कुछ नई चीज़ें निकाल करके जो कर्मचारियों के हित में हो वो लाना चाहती है। एसके संगतानी साहब ने बताया कि हमारा प्रयास है कि सरकार हमारी सभी मांगों को सुने और जो भी देश हित या बैंक हित में निर्णय हो वही लिए जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।